नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC38 के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम शिकायत निवारण प्रणाली, उपभोक्ता न्यायालय और लोकपाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिकायत निवारण प्रणाली में सबसे पहला है एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS। IRDA ने एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली IGMS की शुरुआत की है, जो बीमा शिकायत डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में है और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के उपकरण के रूप में कार्य करता है। पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी के विवरण के साथ इस प्रणाली पर रजिस्टर करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर शिकायतें संबंधित बीमा कंपनी को भेजी जाती है। पहले पॉलिसी होल्डर IGMS की वेबसाइट पर आकर के अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये जिस भी बीमा कंपनी से संबंधित है उसको भेजी जाती है। IGMS शिकायतें और उसके निवारण में लगने वाले समय पर नज़र रखती है। शिकायत को निम्नलिखित URL पर पंजीकृत किया जा सकता है। ये URL दिया हुआ है http://www.policyholder.gov.in/integrated_grievance_management_ASPX। अब हम आगे देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों का बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए और उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित किया गया। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सामान खरीदते हैं और उसमें उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या आती है और वो शिकायत करना चाहते हैं और उनका शिकायत कोई नहीं सुन रहा है, तो उनके हित के संरक्षण के लिए लाया गया था। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामान है या फिर जो प्रोडक्ट है वो बीमा ही होना चाहिए। वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, मूर्त या फिर अमूर्त। इस अधिनियम में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा में आता है सेवा। सेवा का मतलब है जो भी, देखिए हम GST के बारे में सुनते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मार्केट में जो भी चीज़ बिक रही है वो या तो गुड्स है या फिर सर्विस, मतलब कोई सामान है या फिर सेवा है। तो बीमा एक प्रकार का सेवा है। सेवा का मतलब जो किसी भी तरह का सेवा जो कि उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें बैंकिंग, वित्तीय पोषण, बीमा, परिवहन, संसाधन, विद्युत या अन्य ऊर्जा आपूर्ति, बोर्ड या ठहरना दोनों, जैसे होटल में होता है, आवास निर्माण, मनोरंजन, खेल कूद या समाचार, अन्य जानकारी के प्रसार के संबंध में सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। लेकिन इसमें निःशुल्क सेवा या व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत कोई सेवा प्रदान करना शामिल नहीं है। अगर कोई भी फ्री में कोई सर्विस दे रहा है या फिर कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सर्विस दे रहा है व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शामिल नहीं होगा। उपभोक्ता का मतलब ऐसा व्यक्ति है जो अभी हमने जिन सेवाओं का उल्लेख किया है उसको उपयोग करने वाला व्यक्ति, जो कि उस सेवा को खरीदने के लिए कुछ पैसे देता है या फिर किसी अन्य तरीके से उस सेवा का उपयोग करता है और उस सेवाओं का लाभ उठाता है। आगे आता है दोष। जो भी सेवा प्रदान की जा रही है उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार की त्रुटि या फिर वो सेवा अपर्याप्त है, जितने पैसे लिए गए हैं उस हिसाब से सेवा नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस सेवा में दोष है। और अगर दोष है तो उसके बाद आता है शिकायत। अगर सेवा में किसी तरह का दोष है तो जाहिर सी बात है जो कि सेवा का उपयोग करने वाला आदमी है, जो कि ग्राहक है, वो शिकायत करेगा। और शिकायत किसी भी प्रकार के अनुचित व्यावसायिक व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक व्यवहार अपनाया गया है, मतलब कंपनी के द्वारा, उसके द्वारा खरीदे गए सामान में एक या अधिक दोष है, उसके द्वारा किराए पर ली गई या प्राप्त की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, वसूल किया गया मूल्य कानून द्वारा निर्धारित या पैकेज पर प्रदर्शित मूल्य से
अधिक है, तो इस तरह का शिकायत किया जा सकता है। और जब ये शिकायत किया जाता है और इस शिकायत का निपटान नहीं करता है, मान लीजिए कि मैंने किसी एक कंपनी से, मैंने बजाज से एक आयरन खरीदा, बजाज कंपनी से एक आयरन खरीदा और उसमें किसी तरह का फॉल्ट है, वो आयरन काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें हीटिंग इशू है, और मैंने उसका कंप्लेन किया कंपनी में कि ये आयरन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, और बजाज मेरा शिकायत नहीं सुनता है, तो ये एक तरह का उपभोक्ता विवाद है, विवाद की स्थिति खड़ा हो जाती है कि मेरे शिकायत को नहीं सुना जा रहा है। तो इस विवाद को निपटान करने के लिए, इस विवाद का निपटान करने के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां प्रत्येक जिला और राज्य में तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई है। जिला फोरम के बारे में बात करें तो जिला फोरम के क्षेत्राधिकार उन शिकायतों पर ध्यान देना होता है जहां वस्तुओं या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है। मतलब 1 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का अगर कोई भी सेवा या फिर वस्तु खरीदा गया है और उसका विवाद होता है, तो उसका निपटान जिला फोरम में किया जा सकता है। जिला फोरम से ऊपर आता है राज्य आयोग। राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक लेकिन 100 लाख मतलब 1 करोड़ से कम रुपए के वस्तु या फिर सेवा का अपील किया जा सकता है। और इसमें सिविल कोर्ट को भेजने का अधिकार होता है। जिला फोरम और राज्य फोरम दोनों में जो भी आदेश होता है, ये इसके लिए उच्च सिविल कोर्ट को भेजने का अधिकार रहता है कि ये फोरम इस शिकायत को सिविल कोर्ट में भेज सकती है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि जिला फोरम का जो क्षतिपूर्ति का दावा है वो 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक का होता है। राज्य फोरम का क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख से 100 लाख मतलब कि 1 करोड़ तक का होता है। इसके आगे आता है राष्ट्रीय आयोग। जिला फोरम और राज्य आयोग से ऊपर आता है राष्ट्रीय आयोग। इसके पास मूल अपीलीय और पर्यवेक्षक अधिकार रहते हैं। राज्य आयोग में 100 लाख से अधिक रुपए के सेवा या फिर वस्तु के दावे का निपटान होता है, शिकायत का निपटान होता है। मतलब 1 करोड़ से अधिक के वस्तु या फिर सेवा के शिकायत का यहाँ पे निपटान होता है। तीनों एजेंसियों के पास सिविल न्यायालय के अधिकार रहते हैं। मतलब जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तीनों के पास सिविल न्यायालय के अधिकार रहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम में तीनों फोरम के बारे में बताया गया है, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। जिला फोरम में प्रत्येक सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला फोरम स्थापित किया गया है, जहां पर 20 लाख रुपए से कम का दावा के शिकायत का निपटान होता है। राज्य आयोग राज्य में, प्रत्येक राज्य में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राज्य आयोग है तो प्रत्येक राज्य में एक होगा, और यहाँ पर 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ से कम के दावों का शिकायत लिया जाता है। इससे कम के दाव 1 करोड़ से कम और 20 लाख से अधिक के दावों का निपटान होता है। और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटान होता है या फिर उनके अपील सुनी जाती है। अब शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। इन तीनों एजेंसियों, जो शिकायत निवारण एजेंसियां हैं, इसमें शिकायत कैसे किया जाए। तो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करने या याचिका दर्ज करने की प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लगता है। कहीं भी जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में कोई शुल्क नहीं लगता है। शिकायत स्वयं शिकायतकर्ता या फिर उसके द्वारा अधिकृत एजेंट के द्वारा कराई जा सकती है। इसे व्यक्तिगत रूप से भी दायर किया जा सकता है या फिर डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायत दाखिल करने के प्रयोजन के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें वकील का कोई ज़रूरत नहीं है। अब है उपभोक्ता फोरम के आदेश। उपभोक्ता फोरम किस तरह के आदेश जारी कर सकता है। तो पहला है, शिकायतकर्ता को मूल्य या फिर बीमा के मामले में प्रीमियम शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस करने के लिए कह सकता है उपभोक्ता फोरम। दूसरा है, विपक्षी पार्टी की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान या
चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजे, एक तो शुल्क वापस करने के लिए कह सकता है, दूसरा अगर पार्टी को किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो मुआवजा दिलवा सकता है। या फिर विवादित सेवाओं में तीसरा है कि कोई भी एक विवादित सेवा है उसमें किसी तरह की कमी या फिर दोष है तो उसको दूर करने के लिए कह सकता है। चौथा है अनुचित व्यावसायिक व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यवहार बंद करने और इसे नहीं दोहराने के लिए कह सकता है किसी भी कंपनी को। उसके बाद जैसे कि आजकल टिकटॉक पे सरकार बैन लगा रही है इस तरह से, क्योंकि ये डेटा का इलीगल यूज़ करता था, जिसे जो भी ये कंपनी जहाँ की है वहाँ की सरकार के द्वारा इन डेटा का इलीगल यूज़ किया जाता था, तो इसीलिए सरकार ने इन ऐप्स को बंद कर दिया। उसके बाद पांचवा है पार्टी को पर्याप्त लागत दिलाने के लिए, पार्टी का जितना लागत लगा है वो पूरा लागत उसे वापस दिलाने के लिए उपभोक्ता फोरम आदेश दे सकता है। अब आगे आता है इन तीनों फोरम में आने वाली शिकायत की प्रकृति कैसी होगी, मतलब किस तरह के शिकायत इस फोरम में दायर किए जा सकते हैं। तो पहला है, हम यहाँ पे बीमा के संदर्भ में ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बीमा का बात कर रहे हैं। तो दावों के निपटान में होने वाली देरी, अगर कोई पॉलिसी के लिए क्लेम करते हैं, डेथ क्लेम है या फिर मैच्योरिटी के लिए क्लेम है, तो उसके निपटान में अगर किसी तरह की देरी हो रही है तो इस तरह का शिकायत इस फोरम में किया जा सकता है। अगर कोई भी क्लेम नहीं मिल पा रहा है किसी को, या डेथ क्लेम हो या फिर मैच्योरिटी क्लेम हो, ये नहीं मिल पा रहा है तो इसका भी शिकायत किया जा रहा है अगर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तीसरा पॉइंट है अगर जो दावा है उसकी अस्वीकृति, मतलब क्लेम अगर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा तो उसकी शिकायत की जा सकती है। और चौथा है नुकसान की मात्रा, अगर पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो रहा है पॉलिसी में जो कि कंपनी पहले से वर्णित करके अपने पॉलिसी बॉन्ड में नहीं रखता है, तो उस तरह के नुकसान की मात्रा का भरपाई करने का जो शिकायत है वो भी किया जा सकता है। उसके बाद पांचवा है पॉलिसी के नियम और शर्तें आदि, अगर कोई भी नियम या शर्त पॉलिसी होल्डर पे ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा, थोपा जा रहा है, तो इसकी भी शिकायत इन तीनों उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। अब आगे है बीमा लोकपाल। केंद्र सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 के अधिकारों के तहत 11 नवंबर 1998 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा लोक शिकायत निवारण नियम 1998 बनाए थे। ये नियम जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए बीमा से सभी व्यक्तिगत लाइनों यानी व्यक्तिगत क्षमता के लिए बीमा पर लागू होते हैं। इन नियमों का उद्देश्य बीमा कंपनियों की ओर से दावे के निपटान से संबंधित सभी शिकायतों को किफ़ायती एवं कुशल और निष्पक्ष तरीके से हल करना। लोकपाल बीमा धारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति के संदर्भ की शर्त के भीतर एक मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है। शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए लोकपाल का निर्णय अंतिम है। लोकपाल से किस तरह की शिकायत की जा सकती है, तो शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को पहले अगर कोई लिखित शिकायत की है और बीमा कंपनी ने उस शिकायत को अस्वीकार कर दिया है, या फिर शिकायतकर्ता को बीमा कंपनी के द्वारा शिकायत प्राप्त किए जाने के बाद 1 महीने के भीतर कोई जवाब नहीं मिला है, तो वो बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में है कि बीमा लोकपाल से शिकायत कैसे की जा सकती है। तो शिकायतकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से अगर असंतुष्ट है तो भी बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकता है। तीसरा पॉइंट है शिकायत बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृति की तिथि के 1 वर्ष के भीतर की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी से सेवाओं की शिकायत करता है और बीमा कंपनी उस शिकायत को अस्वीकार कर देता है, तो वो उस अस्वीकार के तिथि से 1 साल के अंदर बीमा लोकपाल में उस कंपनी का शिकायत कर सकता है। चौथा पॉइंट है शिकायत किसी भी अदालत या उपभोक्ता फोरम या मध्यस्थता में लंबित नहीं है। मतलब इससे पहले हमने जो 3 फोरम का डिस्कशन किया था, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, उसमें लंबित नहीं है मामला, तो
उसका शिकायत लोकपाल में किया जा सकता है। और लोकपाल का फैसला, बीमा लोकपाल का फैसला, अगर विवाद का निपटारा मध्यस्थता से नहीं होता है तो लोकपाल बीमा धारक के लिए फैसला पारित करेगा जो उसकी नज़र में उचित है और जो बीमा धारक के नुकसान को कवर करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक नहीं होगा। लोकपाल के फैसले निम्नलिखित नियमों से संचालित होते हैं। पहला है, फैसला 20 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि फैसला में टाइम कितना लगेगा। तो जब शिकायत प्राप्त होने के तारीख से 3 महीने के भीतर अवधि में उसका फैसला दिया जाना चाहिए और बीमा धारक को इस तरह का फैसला प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर अंतिम निपटान के रूप में अवार्ड की प्राप्ति स्वीकार करनी चाहिए और जो फैसला दिया जा रहा है बीमा लोकपाल के द्वारा उसे 1 महीने के भीतर बीमा धारक को स्वीकार भी करना होता है। अब हम इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जो निजी इस्तेमाल के लिए माल या सेवाओं को किराए पर लेता है। ये उपभोक्ता के रूप में होगा वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रायोजन के लिए सामान खरीदता है, ये भी एक उपभोक्ता है। तीसरा ऑप्शन है, जो प्रतिफल के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है, ये तो ऑलरेडी कस्टमर है ही। चौथा ऑप्शन, जो प्रतिफल के लिए दूसरे की सेवाओं का उपयोग करता है और दूसरे की सेवा का उपयोग करता है तो इसे संरक्षण अधिनियम 1986 के हिसाब से उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इससे है, बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत, दुकानदारों के खिलाफ शिकायत, ब्रांड के खिलाफ शिकायत, या फिर चौथा ऑप्शन, बीमा कंपनियों, ब्रांड और दुकानदार के खिलाफ शिकायत। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का शिकायत इन तीनों से किया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटना है जहां वस्तुओं या सेवाओं मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक है। तो 20 लाख तक सबसे लोअर लिमिट है जो कि जिला फोरम है। जिला फोरम सबसे लोअर आयोग है, उससे ऊपर राज्य आयोग होता है और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग होता है। तो 20 लाख रुपए, 1 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक के दावे का निपटान जिला फोरम में होता है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद है, डैश का अधिकार क्षेत्र ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है। अगेन इसका ऑप्शन जिला फोरम होगा क्योंकि राज्य आयोग में 20 लाख रुपए से ऊपर और 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए से कम का दावा जाता है और जिला परिषद तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली दूसरा चीज़ है। और राष्ट्रीय आयोग में 1 लाख रुपए से अधिक रुपए के मूल्य का दावा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGMS शब्द का विस्तार करें। इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम ये नहीं होगा, इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम ये भी नहीं होगा, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम ये सही है और इंटेलिजेंट ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम ये गलत है, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवाद पर ध्यान देती है, तो इसका आंसर होगा राज्य आयोग। जिला फोरम से ऊपर जो राज्य आयोग होता है, जिला फोरम 20 लाख रुपए तक का शिकायत देखता है, राज्य आयोग 20 लाख से 100 लाख रुपए तक का शिकायत देखता है और राष्ट्रीय आयोग 100 लाख से ऊपर मतलब 1 करोड़ से ऊपर का शिकायत देखता है। जिला परिषद कोई भी शिकायत नहीं देखता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है, तो इसका ऑप्शन 1 है, उत्पाद की MRP से अधिक कीमत वसूलने वाला दुकानदार, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, शिकायत किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है, ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार,
तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप किसी भी दुकानदार के पास कोई सामान लेने जा रहे हैं तो ये उस दुकानदार के ऊपर है कि वो आपको कौन सा सामान बेचता है, या फिर ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा सामान खरीदते हैं। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं और उससे अच्छा सामान मार्केट में अवेलेबल है तो आप उस दुकानदार पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं कि उसने आपको इस सामान से अच्छे सामान के बारे में नहीं बताया। ये दुकानदार के विवेक पे डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन है दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई, दी जानी चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो नहीं एक्शन लेने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छा उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। पुलिस नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय, आप डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं अपना एक बीमा पॉलिसी का शिकायत लेकर के, तो जिला न्यायालय में भी डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, आपको बीमा लोकपाल में, सबसे पहले आपको बीमा लोकपाल में जाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सही होगा। इसके आगे क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है। बीमा लोकपाल का राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है, बीमा लोकपाल का राज्य स्तरीय अधिकार क्षेत्र है, बीमा लोकपाल का जिला स्तरीय अधिकार क्षेत्र है, बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा कि बीमा लोकपाल केवल इनको जो क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया है या जो क्षेत्र असाइन किया गया है उसी के सीमाओं के भीतर काम करता है, ये उससे बाहर नहीं जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे की जाए। तो बीमा लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए आपको लिखित रूप में शिकायत करना पड़ेगा, फ़ोन पे नहीं की जा सकती है, मौखिक रूप में नहीं की जा सकती है, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से नहीं की जा सकती। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीमा लोकपाल में संपर्क करने की समय सीमा क्या होती है। तो 1 वर्ष। तो पहला ऑप्शन है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत अस्वीकृति के 2 वर्ष के भीतर, ये ऑप्शन गलत है। बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 3 वर्ष के भीतर, ये भी गलत है। बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के भीतर, ये ऑप्शन सही होगा। बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 माह के भीतर, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सही ऑप्शन है 1 वर्ष के भीतर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है, के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन है इसका, शिकायत व्यक्तिगत लाइन बीमा के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। शिकायत बीमा कंपनी द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के 1 वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, इसका भी ज़रूरत है। शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम में संपर्क करना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको बीमा लोकपाल में शिकायत करना है तो पहले आपको उपभोक्ता फोरम में जाना चाहिए, इसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कुल राहत की मांग 20 लाख रुपए की राशि के भीतर होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसके लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। चूँकि ये क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये ऑप्शन 3 ही सही होगा इसका, कि शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है। नहीं, कोई भी शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा कि कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल दर्ज की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन है, पहला है शिकायतें केवल सार्वजनिक बीमा कंपनी के खिलाफ दर्ज की जा सकती है। नहीं, ये गलत है, हर एक के खिलाफ दर्ज की, हाँ, निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, ये ऑप्शन सही होगा। और बाकी केवल जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्यरत बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, ये भी गलत है। केवल गैर जीवन बीमा क्षेत्र में कार्यरत निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 सही है, बाकी सब गलत।